मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान शुरू। कांग्रेस ने जारी की 15 उम्मीदवारों की सूची। भाजपा के नेता दिल्ली रवाना। भोपाल में जेईई नीट की परीक्षा हुई आयोजित। सीएम शिवराज के वादे फेल। अभिभावकों ने रात भर बाइक चलाकर छात्रों को पहुंचाया परीक्षा केंद्र। नहीं लगा सरकारी नंबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घर के कुंड में गणेश जी का किया विसर्जन। बोले कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, बड़ा आयोजन न करें। महाकाल मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। महाकाल मंदिर में केवल पुजारी ही कर सकेंगे पंचामृत अभिषेक। पुजारी करेंगे पंचामृत अभिषेक। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सोनी। खबरों पर नजर विस्तार से। भोपाल में लोकायुक्त ने एक बार फिर छापेमार कार्रवाई की। लोकायुक्त ने श्योरपुर के जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के गौतम नगर के घर पर छापा मारा और खन्ना पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया, जिसकी जांच चल रही है। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने कवरेज कर रहे मीडिया पर्सन से भी बदसलूकी की और कैमरे पर हाथ मारकर कवरेज करने के लिए रोका। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, तो वहीं भाजपा के सभी बड़े नेता भी टिकटों पर मंथन करने के लिए दिल्ली निकल पड़े हैं। भाजपा के संगठन प्रभारी सुहास भगत, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली पहुंच गए हैं। देखते हैं कि सरकार बचाने की सीएम शिवराज की जुगत क्या रंग लाती है। प्रदेश में उपचुनाव आते ही अब गायों को लेकर कांग्रेस ने राजनीति शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। कमलनाथ ने लिखा है कि हमने अपनी सरकार में निराश्रित गौवंश के लिए 1000 गौशालाएं बनाने का काम शुरू किया। गौशालाओं के लिए बजट में 132 करोड़ का प्रावधान किया गया। गौ माता के चारे के लिए 20 रुपए प्रति गाय देने का निर्णय भी लिया गया था। तो वहीं शिवराज सिंह सरकार ने गौशालाओं के बजट को घटाकर मात्र 11.80 करोड़ कर दिया है। देखना होगा कि गाय माता पर हो रही राजनीति से किस पार्टी की नैया पार होती है। भारी बारिश के बाद अब मुआवजे को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने जहां कांग्रेस पर घर से निकलने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी मुआवजे को लेकर भाजपा पर पलटवार किया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी अब मुआवजे को लेकर सीएम शिवराज से मांग की है कि किसानों को सोयाबीन का मुआवजा जल्द दिया जाए और पुरानी बीमा राशि की भी मांग सीएम शिवराज से की है। माननीय शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश के किसानों की सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है, पर आप इतने बड़े कलाकार हो। 2019 का बीमा राशि 525 करोड़ रुपए, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बीमे की राशि भरी। आपने घोषणा की कि मैं 4500 करोड़ रुपए बीमे की राशि किसान भाइयों आपके खाते में 6 सितंबर को भेज दूंगा। अपने बेटे के कार्तिक के सर पे हाथ रख के कसम खा लो, ये राशि कमलनाथ की डाली हुई है या तुम्हारे द्वारा भरी गई, तुम्हारी सरकार के द्वारा। इतना बड़ा झूठ बोल के मध्य प्रदेश के किसानों को छलो मत, भरमाओ मत। सोयाबीन की राशि का एक एक पैसा दो, मुआवजा किसान माफ नहीं करेगा। 27 सीट के चुनाव में एक भी नहीं जीत पाओगे झूठ बोल के। ये मेरा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल दिल्ली के आरआर अस्पताल में निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर आवास में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया, जहां कई बड़े नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो वहीं आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने भी प्रणवदा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। भागवत उनके निधन पर पहले एक वीडियो जारी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रणवदा हमारे मार्गदर्शक थे। भाजपा के आरोपों पर प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया। भाजपा के बाढ़ आपदा में घर में घुसे कांग्रेसी वाले बयान पर पलटवार करते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि हम लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर राहत कार्य की मांग कर रहे हैं। पीसी शर्मा ने कहा है कि हम कल भी कोलार गए थे और उससे पहले भी मैंने वहां जाकर उनसे मुलाकात की। और वहीं पीसी शर्मा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं, मगर उन्हें यह बताना चाहिए कि मुआवजा कब देंगे और कितना देंगे। ये हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, नाव से पैसा नहीं बटेगा। जो लोग वहाँ पर हैं, जो प्रभावित हुए हैं, उनको तुरंत सर्वे कराएं
और सर्वे करा के पहले मुआवजा बांटें, बाद में कोई बात हो। कांग्रेस के सब लोग जो विधायक हैं हमारे, जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो सब नेता हैं, सब जा रहे हैं उनके बीच में। और ये बात अलग है कि वो पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, नाव में नहीं बैठ रहे हैं, वो सीधे लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उसकी पब्लिसिटी नहीं हो रही है। अगर ये लोग भी नाव में बैठते कांग्रेस के लोग तो। और है कि 31 तारीख जो कल थी लास्ट, जो बीमा के रजिस्ट्रेशन की किसानों की थी, इसको बढ़ाना चाहिए कि बहुत से किसान छूट गए हैं, बहुत सौ का बीमा फसल का नहीं हो पाया है। और जो फसल नष्ट हुई है इसका मुआवजा दे सरकार, सबसे पहले उनकी जेब में उड़ाले। होशंगाबाद जिले से अभी फोन आया मेरे पास 2-3 सब फसलें। चीन की सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक संपादकीय में कहा है कि अगर भारत उसके साथ किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा में शामिल होना चाहता है तो चीन 1962 के युद्ध से ज्यादा उसकी सेना को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी सेना ने LAC को पार नहीं किया और इसी दिन चीनी सेना के प्रवक्ता ने मांग की थी कि भारत अपनी सेना पीछे हटाए। चीन ने भारतीय सेना पर अवैध तरीके से अपनी सीमा में प्रवेश करने के आरोप लगाए हैं। और JEE और नीट की परीक्षा कराए जाने का हर तरफ विरोध चल रहा है। लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक विरोध किया था, जिस पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के जिला इकाई ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित कर उप जिला अधिकारी जग प्रवेश को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाजवादी पार्टी छात्र सभा प्रदेश उपाध्यक्ष कमाल खान सहित काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा नाम अम्बिकेश श्रीवास्तव है। मैं समाजवादी युवजन सभा का सिद्धार्थनगर का जिलाध्यक्ष हूँ। आज का यह हमारा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है। हमारे समाजवादी यूथ विंग के समाजवादी उन सभी छात्र नेताओं के ऊपर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज कराया गया है। कुछ बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं। आज उन्हीं सारी बातों को लेकर के, उन्हीं सारी मुद्दों को लेकर के हम तमाम नौजवान यहाँ पे एकत्रित होकर के हम सभी ने ज्ञापन दिया है कि जिन भी पुलिस वालों ने निंदनीय तरीके से हमारे समाजवादी यूथ के नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया है, उनके ऊपर तत्काल उचित से उचित और न्यायोचित कार्रवाई की जाए। आगे की रणनीति इस तरीके से लगातार अगर उत्पीड़न हम समाजवादियों का और किसानों का, नौजवानों का बना रहेगा तो समाजवादी युवजन सभा, समाजवादी तमाम फ्रंटल संगठन सड़क पर उतर करके एक बार पुनः। देश में कोरोना काल के बाद अब पूरी व्यवस्था पटरी पर आती जा रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी अनलॉक 4 के आदेश जारी कर दिए गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके बारे में जानकारी दी। मिश्रा ने बताया कि अब रविवार को होने वाला लॉकडाउन नहीं होगा। 21 सितंबर से राजनीतिक सभाएं जो हैं वो शुरू हो सकेंगी। 100% क्षमता से कारोबार संचालित कर सकेंगे और 9वीं से 12वीं तक के छात्र सलाह लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे। अब इतवार का भी लॉकडाउन मध्य प्रदेश में आज से नहीं रहेगा। रविवार का भी लॉकडाउन समाप्त किया जा रहा है। कोई भी लॉकडाउन केंद्र के बिना पूछे नहीं होगा। उसके लिए उन्हें केंद्र से गाइडलाइन के तहत करना पड़ेगा और अगर किसी ने सीधा लॉकडाउन कर दिया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। कंटेनमेंट जोन जहां पर होगा सिर्फ वहां पर ही अब लॉकडाउन लग सकता है, बाकी कहीं भी लॉकडाउन नहीं होगा। राहुल गांधी के जीडीपी पर सवाल पूछने पर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तंज कसा है। सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी में पूरी दुनिया की जीडीपी कम हुई, भारत भी उसका ही हिस्सा है। राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करते हैं, वह ना तो जीडीपी समझते हैं और ना ही अर्थव्यवस्था। और वहीं सीएम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर भी सिंह ने कहा है कि हर दिन सीएम गांव में जा रहे हैं और सीएम ने सभी को आश्वासन भी दिया है कि इस विपदा के समय सरकार आपके साथ खड़ी है, सभी की हर संभव मदद की जाएगी। कांग्रेस को सिर्फ राजनीति के अलावा और कोई उनकी सोच नहीं है। जीडीपी को लेके जो राहुल गांधी जी ने कहा है, मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि कोरोना महामारी में पूरे दुनिया में जीडीपी कम हुई है, भारत भी दुनिया का हिस्सा है। राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करते हैं। देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जा रहे हैं। कल लगभग 20-25 किलोमीटर वो वोट से
नर्मदा जी में गए वो सहायता हो सकती है, वो मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। तत्कालिक रूप से सहायता के कार्य कैंप चल रहे हैं। आगर मालवा में संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं और राज्यपाल और मुख्यमंत्री को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि 2018 में संविदा नीति पारित हुई थी और हमें अभी तक इसका लाभ नहीं मिला, जिस कारण हम इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। और वहीं संविदा कर्मचारी उमाकांत शर्मा का कहना है कि कोरोना से डर नहीं लगता, संविदा की अव्यवस्थाओं से डर लगता है। अयोध्या में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हर दिन 90 से 100 कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन काफी परेशान है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर जिलाधिकारी अनुज झा ने नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और पार्षदों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने लोगों से कहा है कि वे कोरोना के लक्षणों को न छिपाएं और जांच केंद्र पर जाकर अपनी जांच जरूर करवाएं, ताकि संक्रमण सामने आ सके और उन्हें आइसोलेट करके बेहतर सुविधाओं के साथ उनकी देखभाल हो सके। और अगर कोई भी व्यक्ति कोविड के लक्षणों वाला पाया जाए तो उससे तत्काल टेस्ट कराया जाए और जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनकी लगातार निगरानी हो। अगर वो होम आइसोलेशन में है अथवा जो होम आइसोलेशन में रहने लायक नहीं है उनको अस्पताल भेजा जाए। इसी दृष्टिकोण से आज सभी सभासदों के साथ भी बैठक करी गई है। प्रत्येक वार्ड में घर घर सर्वेक्षण के लिए टीमें लगाई गई हैं, लेकिन कई बार घर घर सर्वेक्षण की टीमें जो है उनको मदद की आवश्यकता होती है, मौके पर सहयोग की आवश्यकता होती है, ताकि लोग जो है वो कोई लक्षण छुपाएं ना। नर्मदा किनारे के गांव कटघड़ा में पिछले 3 दिन से पानी गांव की सीमाओं को पार कर गया है और वहीं गांव के समीप नर्मदा किनारे के आश्रमों तक भी पानी पहुंच गया। ड्रोन कैमरे से 300 फीट की ऊंचाई से पूरा गांव पानी के बीच टापू नजर आ रहा है। गांव का ज्यादातर हिस्सा पानी से लबालब नजर आ रहा है। मवेशी पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सब तरफ पानी ही पानी है, जिसके कारण जहरीले जीवों के घरों में घुसने का खतरा पूरे समय बना रहता है। साथ ही इन्होंने बताया कि गांव में बीते 3 दिनों से बिजली भी गुल है, जिससे करीब 200 परिवार के लोग अंधेरे में दिन रात बिताने को मजबूर हैं। मैं कटघड़ा से भगवान सिंह गुर्जर। गांव कटघड़ा में बाढ़ का पानी पिछले 3 दिनों से निचली बस्ती में भराया हुआ है। वहाँ पर उन लोगों को विस्थापित होकर उनको खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ 3 दिन से नर्मदा जी में का पानी होने की वजह से वो लोग घर से बाहर होने से भूखे। झाबुआ के कलेक्टर का तबादला भोपाल हो गया, जिसके बाद झाबुआ के 70 सामाजिक संगठनों ने कलेक्टर का अभिनंदन समारोह किया और अभिनंदन पत्र देकर उनकी विदाई की। इस अवसर पर समाज सेवियों ने कलेक्टर प्रबल सिपाहा का पुष्पहार पहनाकर तालियों से स्वागत किया। उन्हें कोरोना महामारी से लड़ने वाला योद्धा भी बताया। सिंगरौली के मोरबा में यूपी से सस्ते दामों पर लाखों रुपए की शराब तस्करी करने वाले गुप्ता बंधु उर्फ मद्रासी बंधुओं को मोरबा पुलिस ने धर दबोचा। थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने दोनों आरोपियों को जंगल के रास्ते अनपरा से शराब लाते हुए धर दबोचा। गौरतलब है कि यह लॉकडाउन से ही चोरी छिपे उत्तर प्रदेश से शराब लाकर मोरबा के बाजार सहित आसपास में बेचा करते थे। मुखबिर की सूचना पर दोनों भाइयों को बड़ी मात्रा में शराब लाने की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा गया है और पुलिस को बोरी में 5 पेटी देशी प्लेन शराब और 2 पेटी अंग्रेजी शराब मिली है। पुलिस ने आरोपी संदीप गुप्ता और उसके भाई शशिकांत गुप्ता के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। भोपाल के बैरसिया में कुशवाहा समाज के लोगों ने नायब तहसीलदार आदित्य जंगेला को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पिछले दिनों फल सब्जी बेचने वाले कुशवाहा समाज के 2 लोगों की पुलिस ने पिटाई की थी, जिससे दोनों युवकों को हाथ और पैर में चोट आई थी, जिसकी शिकायत बैरसिया थाने में की गई। दोनों मामलों में शिकायत के बाद 1 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने दोनों एसआई पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते कुशवाहा समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कुशवाहा समाज ने चेतावनी दी है कि यदि 1 हफ्ते में कार्रवाई नहीं हुई तो बैरसिया की सब्जी और फल फ्रूट सेवाएं बाधित होंगी। महोदय मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नाम दिया है माननीय एसडीएम जी द्वारा, क्योंकि हमारे कुशवाहा समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं सब्जी बेचने वालों के ऊपर। पूर्व में हमारे थानसी कुशवाहा जो नगर के बाहर नरसिंह रोड पर सब्जी बेच रहे थे, उसमें उन लोगों को हैंडल्स डायल 100 ने मतलब उनके 4-5 पुलिसकर्मी वहाँ पर गए, उन्होंने उनको मारा। और यहाँ पर हमारे
वन अधिकार 2005 के तहत वन भूमि पर कब्जाधारियों को पट्टे का वितरण होना था, लेकिन रायसेन की सुल्तानपुर तहसील में वन भूमि कब्जाधारी आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। पिछले कई पीढ़ियों से वन भूमि पर कब्जाधारी खेती करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन आदिवासियों को अपनी भूमि का स्वामी होने का अधिकार नहीं मिला। इसी के चलते आदिवासी समाज के लोगों ने वन भूमि पर अपना अधिकार मांगने के लिए सुल्तानपुर तहसीलदार अताउल्ला खान को ज्ञापन सौंपा। आज हम लोग सुल्तानपुर तहसील में ज्ञापन इसलिए दिया है कि जो भी वन अधिकार के तहत जो कार्रवाई हो रही है, वन अधिकार हो या राजस्व ग्राम के अधिकार पत्र की बात हो, जो अभी तक के लंबित है, जिसमें 2005 के तहत जैसे 13 दिसंबर 2005 के तहत अगर जिसने भी कब्जा किया है काबिजदार व्यक्ति है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।